नमस्कार। आज हम आपके लिए एक कहानी लेकर आए हैं जिसका शीर्षक है नीला राक्षस। गंगा नदी के किनारे एक हरे भरे जंगल में बहुत से लोमड़ी रहते थे। जंगल में तरह तरह के फलों के अतिरिक्त इतने छोटे जीव थे जिनसे अपना पेट भरकर ये लोमड़ी प्रसन्न और व्यस्त रहते थे। लेकिन एक नए लोमड़ी चंद्रराव को मुर्गियां पसंद आने लगी। अक्सर वह निकट के गांव में अपने इस मन भाते खाने की तलाश में घुस जाता था। उसके मित्रों ने उसे बहुत बार यह कहकर चेतावनी दी थी कि उसे दुस्साहसी नहीं बनना चाहिए। इसी जंगल में हम सबके भोजन के लिए पर्याप्त सामग्री है। क्या हमारे बुद्धिमान पूर्वजों ने यह नहीं कहा है कि खाली पेट उस भरे हुए पेट से कहीं बेहतर है जिस पर ढेरों घूंसे पड़ते हैं। चंद्रराव ने शेखी भाखाड़ते हुए कहा, मेरी पीठ तो इतनी मजबूत है कि वह भारी से भारी लाठियों को भी चकमा दे सकती है। उसने अपने शुभचिंतकों को उनके कमज़ोर दिलों को लेकर बहुत मजाक उड़ाया। गांव के धोबी के पास बेहतरीन किस्म की ढेरों मुर्गियां थीं। काफ़ी समय से चंद्रराव ने उन पर अपनी लालची नज़र गड़ा रखी थी। एक शाम उसने यह पक्का इरादा कर लिया कि वह उनमें से एक को तो उससे पहले पकड़ ही लेगा जब उन्हें उनके रात के अड्डे में बंद किया जाएगा। वह एक गाढ़े झाड़ी में छिपकर मुर्गियों को देखता रहा, लेकिन उसे यह मालूम नहीं था कि धोबी भी अपनी मुर्गियों पर चौकस नज़र रखे हुए था। चंद्रराव मुर्गी को पकड़ने ही वाला था जब धोबी ने उसकी जासूसी करके जान लिया था कि वह उसकी मुर्गियों पर नज़र रखे हुए है। धोबी ने उसका पीछा किया। चंद्रराव अपनी जान बचाकर भागा, लेकिन घबराहट में धोबी के टब में कूद पड़ा जिसमें नीला रंग भरा था। कुछ संघर्ष करके वह टब से तो बाहर निकलने में सफल हो गया, लेकिन जब उसने अपने शरीर को देखा तो एहसास हुआ कि नीले रंग में रंगने के बाद चलने फिरने से तो यह कहीं बेहतर होता अगर वह मर जाता। रात भर वह एक झाड़ी में छिपा रहा। जब सुबह हुई तो वह एक चट्टान पर यह देखने के लिए चढ़ा कि क्या आसपास कोई खाई है जहां वह अपने भाई बंधुओं से नज़र बचाकर तब तक रह सके जब तक वह मरने का आसान तरीका नहीं ढूंढ लेता। उसी समय एक हाथी वहां से गुजरा। जब उसने चट्टान पर एक विचित्र जानवर को देखा जिसका रंग नीला था और जो सुनहरी सूरज की रोशनी में चमक रहा था, तो वह हैरान रह गया। हमारे जंगल में विचित्र बातें हो रही हैं। बुदबुदाता हुआ वह जंगल के दूसरे जानवरों, बाघों, सिंहों और अन्य जानवरों को इस नए जानवर के विषय में जानकारी देने के लिए भागा। हाथी का भागना नीली लोमड़ी को बहुत दिलचस्प लगा। वह यह देखने के लिए प्रतीक्षा करने लगा कि आगे क्या होगा। शीघ्र ही जंगल के प्रमुख जानवर उस चट्टान के नीचे जमा हो गए और उनके नेता एक बूढ़े सिंह ने बहुत विनम्रता के साथ पूछा, हे विचित्र नीले प्राणी, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? हमारे पूर्वजों को काफ़ी जानकारी थी। वे दूरवर्ती जंगलों के प्रमुख जानवरों से विचार विमर्श भी करते थे, लेकिन उन्होंने हमारे लिए जितना भी ज्ञान छोड़ा है उसमें आप जैसे किसी प्राणी का जिक्र नहीं है। आप स्वयं ही अपने विषय में कुछ जानकारी दे सकते हैं। चंद्रराव को फौरन स्थिति समझ में आई। उसने यह भी समझ लिया कि इस समय उसका हित कहाँ छिपा है। उसने एक खौफनाक अंदाज अपनाया, नीचे बैठे दर्शकों की तरफ घूर कर देखा और कहा, आप अपने पूर्वजों से कैसे आशा रख सकते हैं कि उन्हें मेरे विषय में जानकारी होगी? क्या आप समझते हैं कि मैं आपकी इस बुरी छोटी सी दुनिया का वासी हूँ? आप नहीं देख रहे कि मैं अभी ऊपर से आया हूँ? सिंह ने कहा, सचमुच
हम यह देख रहे हैं, किसी भी जानवर ने आपको हमारे जंगल में बाहर से दाखिल होते नहीं देखा। अब क्या आप अपने आने का उद्देश्य बताएंगे? चंद्रराव ने घोषणा की। निश्चित रूप से आप पर हुकूमत करना ही मेरा उद्देश्य है। भगवान ने, जिसके पास अपार बुद्धि है, मुझसे कहा है कि मैं यहाँ के हालात ठीक करने के लिए इस जंगल का भार संभालूं। आज से यह आपका पवित्र कर्तव्य होगा कि आप मुझे, राजा कुकुद्रमा को अपना मालिक समझें और मेरी आज्ञा का पालन करें। लोमड़ी के सामने सिर झुकाते हुए सभी जानवरों ने एक आवाज़ में कहा, राजा कुकुद्रमा, हमें आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। लोमड़ी ने तुरंत अपनी पहली आज्ञा सुनाते हुए कहा, सिंहों, बाघों और हाथियों, मैं इस जंगल को केवल आप जैसे विशाल और सम्मानित जानवरों का आदर्श घर देखना चाहता हूँ। निम्न कोटि के गैर सम्मानित जानवरों का यहाँ कोई स्थान नहीं है। सबसे पहले आप इस जंगल से लोमड़ियों को भगाइए, जल्दी कीजिए। मैं सूर्यास्त से पहले इस काम को समाप्त होते देखना चाहता हूँ। बड़े जानवरों ने सारे जंगल की सभी लोमड़ियों को नदी के दूसरे किनारे भगा दिया। कुछ छोटी लोमड़ियों और नन्हे बच्चे जो धारा के विरुद्ध नहीं तैर सकते थे, पानी में डूब गए। चंद्रराव ने इस सारी कार्रवाई को पहाड़ी के ऊपर बैठकर देखा। उसने सुख की सांस ली कि जब जंगल से इस तरह कोई लोमड़ी नहीं बची है जो उसे पहचान सके। जिन लोमड़ियों को जंगल के दूसरे तरफ निकाल कर भेजा गया था, वे एक जगह एकत्रित हुए और इस प्रश्न पर विचार करने लगे कि भगवान द्वारा भेजा गया राजा केवल उन्हीं के खिलाफ क्यों हो रहा है। यह छोटा नीला राक्षस कौन है? उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। सूर्य अस्त हो गया। अक्षितिज में लाली दिखाई देने लगी। जैसे कि उनकी रीति थी, सभी लोमड़ियों ने सामूहिक रूप से चिल्लाना शुरू किया ताकि पता लग सके कि दिन का अंत हो गया है। चंद्रराव नदी के दूसरे किनारे शाम की सैर कर रहा था। उसके पीछे वे सिंह और बाघ चल रहे थे, जिन्हें उसने मंत्री और दरबारी नियुक्त कर रखा था। लेकिन उसने जो ही लोमड़ियों के चिल्लाने की आवाज़ सुनी, वह अपनी हैसियत भूल गया और मुंह उठाकर स्वयं भी चिल्लाना शुरू कर दिया। कुछ क्षणों के लिए तो सिंह और बाघ भौचक्के रह गए, लेकिन उन्हें तुरंत उस धोखे का एहसास हो गया जो उनके साथ किया गया था। उनका खून गुस्से से खौलने लगा और वे चंद्रराव की तरफ बढ़े। खतरे को भांपकर चंद्रराव ने भागने की कोशिश की, लेकिन वह सफल न हो सका। उसे पकड़ लिया गया और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। उसका नीला रंग तो चमड़ी के अंदर भी नहीं पहुंचा था। आधी रात से पहले ही परेशान लोमड़ियों को नीले राक्षस की छोटी सी हुकूमत की समाप्ति की सूचना दे दी गई और वे अपने अच्छे पुराने जंगल में वापस लौट आए। चूँकि बड़े जानवरों को शर्म महसूस हो रही थी, इसलिए उन्होंने काफ़ी समय तक अपनी शक्लें लोमड़ियों को नहीं दिखाई। आज की कहानी आपको कैसी लगी? धन्यवाद।